नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर हम देखेंगे लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर द्वितीय है। यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट दिया है 10th जो क्लास है उसका साइंस दिया है। वे यहाँ पर 10th क्लास का विज्ञान विषय का यहाँ पर टेस्ट है। उसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चनों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से यहाँ हल करेंगे। तो ये जो होगा, ये जो टेस्ट होगा, ये हमारा टेस्ट AN यहाँ पर दिया है NAS, यानी ये जो होता है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जो टेस्ट है उसका दिया है, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। यहाँ पर सर्वे किया जाता है, यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पेपर दिया है वो है साइंस का, कक्षा 10th का। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं विद्यार्थी के लिए। यह निर्देश हैं। इस पुस्तिका में प्रश्नों की जो संख्या है वो 70 है। इस उत्तर पुस्तिका में दिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय रहेगा। इसी के बाद इसमें दिया है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से केवल एक ही उत्तर सही रहेगा। विद्यार्थी रफ हेतु उत्तर पुस्तिका में कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। एल्यूमिनियम सामान्य ताप पर ठोस स्वरूप में रहता है। इसका जो गलनांक होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 2519 सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने के लिए रख दिया जाए तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। तो यहाँ पर दिया है केवल चम्मच या 3 चम्मच दी हुई है। तो केवल चम्मच, केवल कांटा या केवल चाकू, इन तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेंगे। तो इसका मतलब है क्योंकि सभी एक ही धातु से निर्मित हुई हैं, तो यहाँ पर तीनों ही धातु, ये तीनों ही जो बर्तन हैं वो एल्यूमिनियम से निर्मित किए गए हैं और तीनों का टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समान है। इसलिए इसका D जो ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा, यानी D वाला इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। ट्यूब में बने बुलबुलों से यहाँ पता चलता है कि कोई गैस निकलती है। जब जलती हुई माचिस की तली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया हो तो पॉप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर जब हम जिंक पर यहाँ पर HCl की क्रिया करेंगे तो एक जिंक क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ से ये जो गैस होगी हमारी हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो A वाला राइट आंसर है। चलिए इसी के बाद देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छे जल धारक क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यहाँ पता लगाने के लिए किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी और तीसरे में हुमस युक्त मृदा ली और फिर वहाँ प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये इस प्रकार से। तो इन्होंने पूछा गया है सबसे यानी मृदा पादपों के वृद्धि के लिए सबसे अच्छी कौन सी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो वाला रहेगा हमारा C वाला, यानी हुमस युक्त मृदा। चौथे प्रश्न को देखेंगे, श्याम ने 4 पात्र A, B, C, D में कुछ मात्रा में पानी भरा है और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया गया। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दुगना कर दिया। नीचे पानी को दुगना करने से पहले मूल पात्र दिखाए गए, इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर सबसे पहले से एकदम दुगना हो जाएगा। तो ये जो रहेगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा D वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
इसी के बाद में दिया है 5वां, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान आपसे सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। तो इसका जो सी वाला है वो राइट आंसर है, यानी खुली जगह में। फिर इसी के बाद 6 है, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब वहाँ डी वाला यानी दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग हो। यानी यहाँ पर जो दिया है अपवर्तनांक यानी अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसका जो डी वाला है वो राइट आंसर रहेगा। 7 वाला दिया है, गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होती है। तो 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला राइट आंसर रहेगा, यानी धातु का चम्मच। इसी के बाद में दिया है, जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे खालिस्तान के विलयन होते हैं। तो किसके होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला राइट आंसर रहेगा। यहाँ सभी अम्ल और क्षारक और लवण। इसी के बाद में दिया है, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है और इस तालिका में हमें दिया हुआ है, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। पदार्थ दिया वायु में 300, ताज़ा पानी में 1497, नमकीन पानी में 1560, तांबा में 3901। तो इसमें ऑप्शन दिए है, जो आसानी से वाष्पन बन जाता है, जिसका कोई मूल आकार नहीं होता है। तो इसका जो ऊष्मा का संचालक होता है, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी वाला, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। चलिए यहाँ पर 4 पादपों की अलग अलग पत्तियाँ दिखाई गई हैं, भाग दिखाए गए हैं। पादप और पादपका और पादपगा को इस समूह में रखा गया है और पादपखा और पादपघा को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब आपको अंतर बताना है कि हम किस प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। शाखाओं की मोटाई, पत्तों की बनावट, पत्तों की लंबाई या फूलों के रंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, पत्तों की बनावट। इसी के बाद में दिया है, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन से विशेषता एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की को होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 11वें का रहेगा सी वाला। इसके विलयन में मुक्त आयन होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करता है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता रहता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है। इसमें दिया है 75 मिलीलीटर पानी दिया है, 60 मिलीलीटर पानी दिखा है और इसमें 25 मिलीलीटर पानी रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, फिर वहाँ तीनों गिलासों के से पानी के स्वाद को चखता है, उसको क्या पता चलता है। तो उसको यहाँ पर जो पता चलेगा वो रहेगा हमारा डी वाला, यानी सभी गिलासों के पानी का जो स्वाद रहेगा वो एक समान रहेगा। इसी के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ बढ़ते हैं। अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा, उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों को श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शा गया है। पेट्रोलियम गैस में 1 से लगाकर 4, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल, स्नेहिक तेल, मोम और ब्यूटेन। किस पदार्थ में ऑक्टेन 8H18 होगा। तो इससे जो होता है हमारा वो होगा हमारा पेट्रोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए वाला। चलिए इसी के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 है, सलीम चार समान पात्रों PQRS में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। तो पात्र P में 5 ग्राम नमक, पात्र Q में 5 ग्राम शहद, पात्र R में 5 ग्राम नारियल का तेल, पात्र S में 5 ग्राम चॉक पाउडर। फिर वहाँ 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रखता है। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना
रहती है। तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी वाला, यानी पात्र आर। 16 दिया है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, परागकण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। इसमें दिया है 17, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला राइट आंसर रहेगा, डी। 18 दिया है, Fe आयरन हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो यहाँ पर खालिस्तान दिया, आयरन सल्फेट दिया है और H2O दिया है। ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या होगी? तो आपको बता दें इसकी जो संयोजकता होती है 3, यानी इसका राइट आंसर है बी। 19वां दिया है, दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q, ए वाला ऑप्शन दिया है ज़्यादा प्रबल है, बी दिया है धीमी आवाज़ वाली है, ज़्यादा तरत्व वाली है, कम तरत्व वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी वाला। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा डी वाला, कम तरत्व वाली। इसी के बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखता है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट रहेगा। इसी के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, शीला और उसके दोस्त लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला राइट रहेगा। तो फिर यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो वे विलुप्त हो सकती हैं। 22वां है, यहाँ प्रयोग क्या दर्शाता है? इसमें दिया है ऊष्मा का स्रोत प्लास्टिक की थैली, कप पानी प्लास्टिक की थैली। इसमें दिया है थैली के किनारे पानी, और पानी दिया है और कुछ समय के बाद। तो देखिए इसमें जो पन्नी पानी के ऊपर रख दी गई है तो इसमें छोटी छोटी जो बूंद दिखाई दे रहे हैं, इसमें वाष्पन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी वाला, यानी पृथ्वी पर जल चक्र को दर्शाता है, यानी संघनन होगा और वापस पुनः पानी पृथ्वी पर लौट जाएगा। इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 23, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटाना अपरदन कहलाता है। निम्न में से कौन किसका संभवतः मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें दिया है 23 का सी वाला, यानी घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना। तो मृदा का अपरदन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी रहेगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है इसका अंडवाहिनी, यानी सी वाला। इसी के बाद चलिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है, यदि परावर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तन कोण का मान 60 है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होता है? 60 ही होगा। इसी के बाद में दिया है 26वां, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा डी वाला, यहाँ जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पर दिया है एक चित्र दिखाई दिया है, और ये माँ के जो गर्भ होता है उसमें बच्चे गर्भ अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर एक नलिका होती है, ये नलिका है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता दिखा रहता है, जिससे शिशु को आहार प्राप्त होता रहता है माता से। तो यहाँ पर जो दिया है, यह नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यही नलिका बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी वाला, यानी क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। सी वाला इसका राइट आंसर है। 28 दिया है, रामू ने दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे के एक कोने में गाड़ दिया। टूटे हुए अंडे का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, फल और सब्जियों के छिलके। यदि उसी जगह को 5 साल बाद खोदा जाए तब उसे अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी ही रहेगी? तो आपको बता दें कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो वैसी की वैसी ही मिलेगी, यानी सी वाला इसका राइट आंसर है।
29 है, दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर है वो बी वाला, यानी तारामंडलों को पहचानना। इसी के बाद में दिया है 30 वाला दिया है, जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी है कि कोशिका और गोल्ड फिश छोटा प्राणी की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग कैसा होता है? समान होता है, यानी डी इसका राइट आंसर रहेगा। 31 दिया है, सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मेला था। जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मेले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा 31 का सी वाला राइट रहेगा, यानी फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे। इसी के बाद हम देखेंगे 32 दिया है, धातु प्लस जल, तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या बनाया जाएगा? तो इसमें 30 यहाँ पर बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। इन धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसके बाद में दिया है 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाई देता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य होता है? तो ये वाली जो रहेगी वो राइट रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, ये वाला, तो ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में हम चलिए 34 का देखिए, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है तो वहाँ दिखाता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं। जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा? तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला, अवतल दर्पण, अवतल, समतल और उत्तल। 35 दिया है, कोशिका के आविष्कार में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वाला रहेगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र की, क्योंकि कोशिका की जो खोज है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही की गई है। 36 को देखिए, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला, यानी प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। इसी के बाद में दिया है हमारा 37, यहाँ विद्युत बल्ब के विभिन्न भाग दिखाई गए हैं। पहला तंतु, कांच की बाहरी आवरण, धातु का छोर। बल्ब के कौन से भाग विद्युत का चालक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा बी, केवल पतला तंतु और धातु का छोर। इसी के बाद में दिया है 38 जो दिया है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है कि रंजू ने एक लकड़ी की मेज पर 3 छड़ चुंबकों और एक नाल चुंबक को व्यवस्थित किया है। ख ख च घ प फ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 38 का वो रहेगा आपका बी वाला, ये वाला, यानी ये वाला इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया है 39 दिया, यहाँ एक उत्तल और एक अवतल दर्पण के सामने 2 क्रेयॉन दिखाई गए हैं। उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब को प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दिया है 40, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि हल्की धातु के जंगलों को ठोकते हैं, लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। लड़के को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देगी और क्यों सुनाई देगी? तो इसका जो 40 है, 40 का जो राइट आंसर है वो वाला बी है। 2 ध्वनियाँ, ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचारित होती है, क्योंकि धातु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसी के बाद में देखेंगे, एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली। वहाँ नहीं जानती थी कि वहाँ जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यहाँ अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुँचने का क्या संकेत होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी 4 दांत नकुले और एक लंबे थे।
इसी के बाद देखेंगे 42, एक लोहे की छड़ को दो समान भागों क ख में काटा गया है जैसा कि नीचे दिखाई गया है। भाग का को गर्म और ख को ठंडा किया गया है। गर्म भाग ख और ठंडा भाग ख के भार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, यानी क भाग का भार ख भाग का भार दोनों ही आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। 43 दिया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि एक छोटे घन को एक खुरदरी सतह पर चौकोर दिशा में घुमाया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण बल की दिशा को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 43 का ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ये वाला ऑप्शन। इसी के बाद में 44 का जो दिया है, एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आंख काली हो। आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आंख को बोया जाए? तो यहाँ 44 का जो रहेगा सी वाला नहीं उगेगा, यानी सी वाला एक नया आलू का पौधा नहीं उगा क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए पोषण चाहिए, वहाँ आलू के टुकड़े से मिलता है। जबकि अगर उसकी आंख को लगा देंगे तो वहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर दिया है 45 दिया है, 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला, यानी 12 दूनी 24 जूल। 46 है, कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है जो उसके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। इसी के बाद में देखें 47 दिया है, मोहन ने दर्शाया कि चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया गया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया और उसे बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। तो इसका जो राइट आंसर है, नीचे दी गई कौन सी वस्तु में काले पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती है? तो 47 का जो है इसका सी वाला, यानी कांच की चूड़ी। 48 दिया है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर रहेगा वो है हमारा कांच की सीट, यानी उसमें कांच की सीटें लगी होती हैं। 49 दिया है, नीचे दिए गए चित्र में एक फैक्ट्री, एक वहित मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव दिखाई दिया गया है। ये गांव है, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर फैक्ट्री है और वहित मल उपचार संयंत्र है। नदी के बहाव की दिशा दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 49 का, वो 49 का राइट आंसर रहेगा हमारा सी वाला। केवल स्थान 1, 2 और 3 और 4 से। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, प्रश्न क्रमांक AC जनरेटर को DC जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए, तो कौन होता है यहाँ पर? बी वाला राइट है, विभक्त वाले दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। 51 है, जीवाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है वो वाला है हमारा सी वाला, केवल यहाँ दिया है केवल P और R, ये दोनों ही क्या है? गलत। यहाँ दिया नहीं गलत, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो दिया है हमारा सी वाला, इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला। जीवाणु ये सी वाला राइट आंसर रहेगा इसका। जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें दिया है 52, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? तो 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो वाला हमारा ये डी वाला राइट आंसर रहेंगे। सभी P, Q और R, इन्हें वहित मल, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, इन सभी से क्या होता है? हमारा जल प्रदूषण होता है। 53 दिया है, सोडा अम्ल अग्निशमक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? तो मैं बता दूं आपको, यहाँ से उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये आग बुझाने के लिए सहायक होती है। 54 दिया है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो है हमारी मरकरी, यानी पारा, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg होता है। इसी के बाद में जो दिया है 55, वायु में उपस्थित गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी का pH मान में होगा। तो 55 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा कमी। 56 दिया है, निम्न में से कौन सा
कौन से कार्बन का कौन सा अपरूप सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट ही होता है। नॉर्मल ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10 यही होगा। तो यहाँ पर जो सी वाला राइट आंसर रहेगा, इन्हें इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। 58 को देखेंगे। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है? तो 58 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला, पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। इसी के बाद में देखेंगे 59 दिया है। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि? तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा हमारा डी वाला, उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था, यानी उससे शुगर हो चुकी है। इसी के बाद में देखेंगे 16 देखें। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, डेंटॉइड कोशिकाएं, एक्सान और एक्सान छोर, यानी इसका राइट आंसर सी वाला राइट रहेगा। 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो 61 का जो राइट आंसर है वो वाला हमारा हेपेटाइटिस। 62 दिया है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? घास, हिरण और शैर। तो 62 का है डी वाला ऑप्शन, शैर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। इसी के बाद में देखें, किसी आहार श्रृंखला में गैर जीव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? 63 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसी के बाद में देखेंगे लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आयरन ऑक्साइड। 65 है। निम्न में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित रहता है? तो वो होता है हमारा फार्मिक अम्ल। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो वो होता है हमारा वक्र होता है, यानी 6 है उसका सी राइट आंसर है। इसी के बाद में देखते हैं 67। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को पानी से गुजारा जाता है तो दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण। 68 देखेंगे। जब किसी डंपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के वाल्व को दबाते हैं तो डंपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देते हैं। बल्ब से दाब हटा लेने पर डंपर में पानी भर जाता है। डंपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, यानी वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। 69 है। कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? तो 69 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 दिया है। नीचे दिखाई दिए गए 2 खिलौनों के कार XY 4 अलग अलग क्रमों में एक मेज पर रखी गई हैं। प्रत्येक क्रम में अलग अलग दिशा में प्रत्येक कार के ऊपर चुंबक लगाए गए हैं। दोनों कारों को शुरू में एक दूसरे से समान दूरी पर रखा गया है। कार X को फिर दिखाए गए तीर की दिशा में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में 2 कारों के बीच की दूरी समान रही। कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला राइट आंसर रहेगा, यानी ये वाला राइट आंसर है डी वाला। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व किया है और यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर को यहाँ हल किया है इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।